दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो इस स्टोरी में आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। और दोस्तों, ये जो कहानी है इस कहानी को सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये जो कहानी है बिल्कुल मनोरंजन से भरपूर कहानी है। और हमेशा मेरी कोशिश होती है कि इस तरह की कहानी लाने की जिसे सुनकर आपका मनोरंजन हो, आपको सुनकर मज़ा आए। उसके अलावा स्टोरी के माध्यम से आप नए नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखें, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप सीखें। और दोस्तों, हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द लिटिल मंकी। क्या मतलब हुआ? द लिटिल मंकी। लिटिल मतलब छोटा, छोटा बंदर। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी करें। और दोस्तों, मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, यदि कहानी आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once some carpenters were working near a forest। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है जब पास्ट में हम ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर कोई क्रिया चल रही होती है। इस तरह का वाक्य पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य कहलाता है, जहाँ वॉज वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। वर्क मतलब काम करना और ये फोर्थ फॉर्म है वर्किंग। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? वंस एक बार, सम कारपेंटर्स। कारपेंटर का मतलब होता है बढ़ई, मतलब कुछ बढ़ई। वर वर्किंग काम कर रहे थे, नियर ए फॉरेस्ट एक जंगल के पास। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक बार कुछ बढ़ई एक जंगल के पास काम कर रहे थे। दे वर इंगेज्ड इन बिल्डिंग आ टेम्पल एंड आ रेस्ट हाउस। क्या मतलब हुआ? देवर इंगेज्ड। इंगेज्ड का मतलब होता है किसी काम में लगे हुए होना, मतलब देवर इंगेज्ड वो लगे हुए थे इन बिल्डिंग बनाने में। अ टेम्पल मतलब है एक मंदिर को बनाने में लगे हुए थे। एंड अ रेस्ट हाउस, एंड अ रेस्ट हाउस मतलब एक विश्राम घर वो बनाने में लगे हुए थे। वन आफ्टरनून मतलब एक दोपहर के बाद। द सन वॉज शाइनिंग वेरी ब्राइटली एंड इट वॉज वेरी हॉट। क्या मतलब हुआ? वन आफ्टरनून मतलब कि एक दोपहर के बाद जो द सन वॉज शाइनिंग वेरी ब्राइटली, जो सूरज था वो बहुत तेज़ चमक रहा था। एंड इट वॉज वेरी हॉट और बहुत गर्मी थी। ऑल द वर्कर्स वर फीलिंग एग्जॉस्टेड। दोस्तों, एग्जॉस्टेड एडजेक्टिव है। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थका हुआ होना। तो क्या अर्थ हुआ कि ऑल द वर्कर्स वर फीलिंग एग्जॉस्टेड, मतलब जो सारे वर्कर्स थे, जो काम करने वाले थे, मजदूर थे, वर फीलिंग एग्जॉस्टेड वो बिल्कुल थका हुआ महसूस कर रहे थे। चलिए आगे देखिए। वन कारपेंटर सैड टू द अदर्स। क्या मतलब हुआ? वन कारपेंटर सैड टू द अदर्स मतलब एक बढ़ई ने दूसरों से कहा, आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। और जब आप प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य बनाते हैं तब वहाँ पर इज एम आर का प्रयोग होता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। और यदि सब्जेक्ट आई हो तो आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। फीलिंग टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ महसूस करना। और दोस्तों, टायर्ड एक एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर सकते हैं। साथ में आप इसे ये भी लिख सकते हैं कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है थका हुआ। तो क्या इस लाइन का अर्थ हुआ कि वन कारपेंटर सेड टू द अदर्स मतलब एक बढ़ई ने दूसरों से कहा, आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड मतलब मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू विलेज टू टेक लंच। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है, लेकिन इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। पहली वर्ब है इसमें जाना और दूसरी वर्ब है टेक लंच मतलब कि लंच करना। और जब आप दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाना चाहते हैं तो आपको दूसरी जो वर्ब लगाएंगे उससे पहले टू लगाना है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है।
तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, आई एम गोइंग टू विलेज टू टेक लंच, मतलब मैं गांव जा रहा हूँ, टू टेक लंच मतलब कि लंच करने, दोपहर का खाना खाने मैं गांव जा रहा हूँ। आर यू कमिंग विद मी। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है, और जब आप प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में इंटरोगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर इज एम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, और आपको पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आर के साथ यू का प्रयोग किया जाता है, और ये हमारा एक इंटरोगेटिव का वाक्य है। आर यू कमिंग विद मी मतलब क्या आप मेरे साथ आ रहे हो, ये उसने सवाल पूछा। वी विल रेस्ट एंड हैव लंच, उसने क्या कहा, वी विल रेस्ट हम आराम करेंगे, एंड हैव लंच और खाना खाएंगे। वी विल रेस्ट एंड हैव लंच मतलब हम आराम करेंगे और दोपहर का खाना खाएंगे। देन फिर वी कैन कम बैक, फिर हम वापस आ सकते हैं, एंड स्टार्ट आवर वर्क और अपने काम को शुरू कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। ऑल द अदर कारपेंटर्स लाइक्ड द आइडिया एंड अग्रीड। और दोस्तों ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लाइक का मतलब होता है पसंद आना, सेकंड फॉर्म में, और ये अग्री की सेकंड फॉर्म है अग्रीड। ऑल द अदर कारपेंटर्स लाइक द आइडिया एंड अग्रीड मतलब जो बाकी जो अन्य बढ़ई थे उन्हें ये विचार अच्छा लगा, एंड अग्रीड और वो सहमत हो गए। वन कारपेंटर सेड, एक कारपेंटर ने, एक बढ़ई ने कहा, येस हाँ, आई एम ऑल्सो वेरी हंग्री, उसने क्या कहा, येस आई एम ऑल्सो वेरी हंग्री। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब आप वर्तमान में ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर नाउन या फिर एडजेक्टिव का प्रयोग करके आप वाक्य बनाते हैं और साथ में कोई इज एम आर का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग ऑफ के रूप में। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वन कारपेंटर सेड, एक बढ़ई ने कहा, येस हाँ, आई एम ऑल्सो वेरी हंग्री कि मैं भी बहुत भूखा हूँ, बट लेकिन वेट अ लिटिल मतलब कि थोड़ा इंतज़ार करो। आई हैव टेकन अ लॉन्ग टाइम टू स्प्लिट दिस लॉग, क्या मतलब हुआ दोस्तों, यहाँ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हैज़ हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, जैसा यहाँ पर किया गया है, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों स्प्लिट का मतलब होता है अलग करना, और लॉग LOG आप इसे नोट कर सकते हैं। लॉग का मतलब होता है एक मोटी लकड़ी को लॉग कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा कि वेट ए लिटिल, थोड़ा इंतज़ार करो। आई हैव टेकन अ लॉन्ग टाइम टू स्प्लिट दिस लॉग मतलब मैंने बहुत समय लिया है इस लकड़ी को स्प्लिट करने में, अलग करने में, इस मोटी लकड़ी को अलग करने में मैंने बहुत समय लिया है। लेट मी पुट अ वेज इन द कट। दोस्तों वेज का मतलब होता है पच्चर, जैसे कोई छोटा लकड़ी का खूंटा या लकड़ी का कोई छोटा मोटा टुकड़ा, उसे वेज कहा जाता है। तो उसने क्या कहा, लेट मी पुट ए वेज इन द कट मतलब मुझे इस कट के अंदर एक वेज, एक लकड़ी का खूंटा रखने दो, सो दैट ताकि इट डज़ नॉट क्लोज अगेन, ताकि ये दोबारा बंद ना हो। तो दोस्तों आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी कि जो एक कारपेंटर था उसने कहा कि मैंने काफ़ी समय लिया है इस लकड़ी को अलग करने के लिए, स्प्लिट का मतलब होता है बीच में से काटना। और तो उसने क्या कहा कि मैं इसके अंदर एक खूंटा रख देता हूँ ताकि ये दोबारा से बंद ना हो। चलिए आगे देखिए। सेइंग दिस, ऐसा कहते हुए, द कारपेंटर हरीडली पुट अ वेज इन द कट ऑफ द लॉक, क्या मतलब हुआ। सेइंग दिस, ऐसा कहते हुए, द कारपेंटर, जो कारपेंटर था बढ़ई था, हरीडली का मतलब होता है जल्दी से, पुट रख दिया, अब वेज उसने एक खूंटा रख दिया, इन द कट ऑफ द लॉग मतलब जो लकड़ी का जो लॉग था, मतलब जो वो मोटी लकड़ी थी उसके अंदर उसने एक खूंटे को रख दिया। देन फिर द कारपेंटर्स लेफ्ट द साइट एंड वेंट देयर होम्स, क्या मतलब हुआ। और ये दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। लीव का मतलब होता है छोड़ना, निकलना, और सेकंड फॉर्म में लेफ्ट। देन फिर द कारपेंटर्स लेफ्ट द साइट, उसके बाद जो बढ़ई थे लेफ्ट द साइट, उन्होंने वो जो साइट का मतलब होता है निर्माण स्थल, वो जो निर्माण स्थल था उसको छोड़ दिया। एंड वेंट देयर होम्स, और वो अपने घरों को चले गए। चलिए आगे देखिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, फ्यू मंकीज केम टू द स्पॉट, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और ये कम की सेकंड फॉर्म में केम मतलब कुछ समय के बाद, फ्यू मंकीज जो थोड़े बंदर थे, कुछ बंदर थे, केम टू द स्पॉट वो उस स्थान पर आए।
वेयर द कारपेंटर्स हैड लेफ्ट द लॉक्स, मतलब जहाँ पर ये जो कारपेंटर्स थे बड़े थे, हैड लेफ्ट द लॉक्स, जहाँ वो कारपेंटर जो थे वो उस लॉग को मतलब बड़ी लकड़ी को छोड़ कर गए थे, वो वहाँ आए। एंड देयर टूल्स, और अपने औजारों को। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि कुछ समय के बाद जो कुछ बंदर थे वो वहाँ पर आ गए जहाँ पर उन बढ़इयों ने उस लकड़ी को और अपने औजारों को छोड़ कर गए थे। चलिए आगे देखिए। नाउ अब दे वर अप टू देयर एंटिक्स, क्या मतलब वो नाउ दे वर अप टू देयर एंटिक्स, अब वो जो थे वो अपनी हरकतों पर उतर आए। वन मंकी एम्प्टीड द सैक ऑफ द टूल्स, क्या अर्थ हुआ दोस्तों, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और आप इसको नोट कर सकते हैं यदि आप इस वर्ब की मीनिंग नहीं जानते हैं। एम्प्टी का मतलब होता है खाली करना और ये सेकंड फॉर्म है एम्प्टीड, और SACK सैक का मतलब होता है बोरा। तो इसका क्या अर्थ हुआ, वन मंकी एम्प्टीड द सैक ऑफ द टूल्स, मतलब जो एक बंदर था उसने जो औजारों का जो बोरा था, सैक था, उसे उसने खाली कर दिया। अनदर स्टार्टेड थ्रोइंग दैम हेयर एंड देयर, और जो दूसरा था स्टार्टेड थ्रोइंग दैम, वो उनको फेंकने लगा। हेयर एंड देयर, इधर उधर वो उनको फेंकने लगा। तो मतलब जो औजार थे, एक ने उस औजार का जो बोरा था उसको खाली कर दिया और जो दूसरा था वो उनको इधर उधर फेंकने लगा। और दोस्तों आप जानते ही हैं जो बंदर वगैरह होते हैं ये बहुत शरारती होते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। वन ऑफ दैम, उनमें से जो एक था, स्टार्टेड बैंगिंग अ लॉग विद अ हैमर, और बैंग का मतलब होता है किसी चीज़ पर चोट करना, बजाना, और जो उनमें से एक था वन ऑफ देम स्टार्टेड बैंगिंग अ लॉग, वो उस लकड़ी को बजाने लगा, मतलब उसको लकड़ी को मारने लगा विद ए हैमर, एक हथौड़े से। हैमर मतलब हथौड़ा। चलिए आगे देखिए। द यंगेस्ट मंकी ऑफ ऑल वॉज वेरी नॉटी, दोस्तों ये भी हमारा पास सिंपल पास्ट का वाक्य है और यहाँ पर वॉज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया और ये है एडजेक्टिव। नॉटी का मतलब शरारती। और दोस्तों यंगेस्ट भी एडजेक्टिव है। यंगेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, तो सबसे छोटे को यंगेस्ट कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, द यंगेस्ट मंकी, मतलब जो सबसे छोटा बंदर था, ऑफ ऑल, उन सब में जो सबसे छोटा बंदर था, वॉज वेरी नॉटी, वो बहुत शरारती था। ही वॉज वेरी क्यूरियस एंड मेडलसम वन, क्या मतलब हुआ दोस्तों, इस वाक्य में भी आपको दो एडजेक्टिव सीखने को मिलेंगे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप नोट कर लीजिए। क्यूरियस ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जिज्ञासु, ऐसा व्यक्ति जो कुछ सीखना चाहता हो, जो कुछ जानना चाहता हो, जिसके अंदर मन में जिज्ञासा हो, उसे क्यूरियस कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है जिज्ञासु। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये एडजेक्टिव है। और मेडलसम का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको टांग अड़ाना बहुत पसंद हो, जो दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करता हो, ऐसा व्यक्ति जिसे हम टांग अड़ाऊ भी कह सकते हैं। तो ये दोनों वर्ड जो हैं वो आप नोट कर लीजिए, दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं। पहला है क्यूरियस और दूसरा है ये मेडलसम। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही वॉज वेरी क्यूरियस एंड मेडलसम वन, मतलब वह बहुत जिज्ञासु था और वो बहुत ज़्यादा टांग अड़ाऊ था। His eyes fell on the wedge that was kept in between the cut in the log, क्या मतलब हुआ, his eyes fell, जो उसकी आंखें थीं वो पड़ी, किस पर पड़ी, on the wedge, उस wedge पर, मतलब उस खूंटे पर पड़ी, that was kept, जिसको रखा गया था, in between बीच में, the cut जिसे कट के बीच में रखा गया था, in the log लकड़ी के कट के बीच में रखा गया था। He went to it, वह उसके पास गया, and tried hard, और उसने बहुत कोशिश की, to pull the wedge out, ही went to it, वह उसके पास गया, एंड ट्राइड हार्ड, और उसने बहुत कोशिश की, टू पुल द वेज आउट, टू पुल द वेज आउट मतलब उस खूंटे को निकालने की, विद हिज राइट हैंड, अपने दाएं हाथ से। बट इन वेन, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देन फिर ही ट्राइड टू पुल द वेज, फिर उसने कोशिश की, टू पुल द वेज खूंटे को निकालने, खूंटे को खींचने की, पुल मतलब खींचना, देन ही ट्राइड टू पुल द वेज, फिर उसने कोशिश की उस खूंटे को खींचने की, विद हिज लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से। बट नो सक्सेस, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिली। चलिए आगे देखिए। Then the foolish monkey positioned himself astride the log and tried to pull the wedge with both his hands, क्या मतलब वो, देन द फुलिश मंकी, फुलिश मतलब मूर्ख, फिर ये जो मूर्ख बंदर था
पोजिशनड हिमसेल्फ, उसने खुद को पोजिशन कर लिया, मतलब खुद को रख लिया। एस्ट्राइड द लॉग, मतलब उस लॉग के, वो जो लकड़ी का जो बड़ी लकड़ी थी उसके बीच में उसने रख लिया। एंड ट्राइड टू पुल द वेज, और उसने उस वेज को निकालने की कोशिश की। विद बोथ हिज हैंड्स, अपने दोनों हाथों से। तो दोस्तों यहाँ तक आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी कि जब उसने पहले अपने दाएं हाथ से उस लकड़ी खूंटे को निकालने की कोशिश की, और वो जो खूंटा था वो उस लकड़ी के जो बड़ी मोटी लकड़ी थी उसके बीच में फंसा के वो कारपेंटर गया था ताकि वो बंद ना हो। और पहले जो छोटा बंदर था उसने कोशिश की दाएँ हाथ से, फिर उसने बाएँ हाथ से कोशिश की, लेकिन वो नहीं निकाल पाया। उसके बाद वो उनके दोनों के बीच में बैठ गया और उसने पूरी कोशिश की उसको खींच के बाहर निकालने की अपने दोनों हाथों से। ही वॉज़ नॉट अवेयर, अवेयर का मतलब होता है किसी बात से परिचित होना, अवगत होना। ही वॉज़ नॉट अवेयर मतलब वो इस बात से परिचित नहीं था, अवगत नहीं था। दैट हिज लॉन्ग टेल, की जो उसकी लंबी पूँछ है, वॉज हैंगिंग, वो लटक रही थी। इन बिटवीन द कट ऑफ द लॉग, मतलब वो इस बात से परिचित नहीं था कि जो उसकी लंबी पूँछ है वो उस लॉग के, मतलब जो उस लकड़ी का जो बड़ी लकड़ी थी, मोटी लकड़ी थी, उसका जो कट था उसके बीच में उसकी बड़ी लंबी पूँछ लटक रही थी, इस बारे में उसे नहीं पता था। सडनली, अचानक, द वेज केम आउट, अचानक जो वेज था, जो खूंटा था, केम आउट, वो बाहर आ गया। एंड द कट शट क्लोज, और वो जो कट था, मतलब वो जो कट था वो शट क्लोज, वो बंद हो गया। चलिए आगे देखिए। द मंकी स्क्रीम्ड विद पेन, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये एक नया वर्ड हो सकता है आपके लिए, आप इसे नोट कर लीजिए। SCREM, स्क्रीम का मतलब होता है चीखना, और ये सेकंड फॉर्म है। द मंकी स्क्रीम्ड विद पेन, जो बंदर था वो दर्द से चिल्लाया। ऑल द अदर मंकीज रश्ड टू हिम, रश का मतलब होता है तेज़ी से दौड़ के कहीं जाना। ऑल द अदर मंकीज रश टू हिम, जो दूसरे अन्य बंदर थे वो बहुत तेज़ी से उसके पास आए। They were surprised to see that his tail had come between the cut. They were surprised, और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है, और ये एक प्लूरल नाउन है। देवर सरप्राइज, वो हैरान थे, टू सी, ये देख कर, दैट की हिज टेल, की जो उसकी पूँछ थी, हैड कम, वो आ चुकी थी, बिटवीन द कट, वो उस कट के बीच में आ चुकी थी। इस बात को देखकर जो बाकी जो बंदर थे बहुत हैरान थे। दे ट्राइड हार्ड, उन्होंने बहुत कोशिश की। टू पुल द मंकीज टेल आउट, मतलब उस बंदर की पूँछ को निकालने की उन्होंने बहुत खींचने की बहुत कोशिश की। एट लास्ट, मतलब कि आखिर में दे सक्सीडेड। और दोस्तों यहाँ आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। सक्सीड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सफल होना, और सक्सीडेड सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? एट लास्ट मतलब आखिरी में, अंत में, दे सक्सीडेड, वे सफल हो गए। बट इन दिस एफर्ट, लेकिन इस प्रयास में, और दोस्तों एफर्ट को आप नोट कर सकते हैं, नाउन है जिसका मतलब होता है प्रयास। बट इन दिस एफर्ट, लेकिन इस कोशिश में, इस प्रयास में, द पुअर मंकी हैड लॉस्ट हिज टेल, जो वो बेचारा बंदर था वो अपनी पूँछ को गंवा चुका था। चलिए, और दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। मॉरल क्या है? नेवर डू थिंग्स विच यू डोंट नो, क्या मतलब हुआ? नेवर का मतलब है कभी नहीं, डू मतलब करना, थिंग्स मतलब चीज़ें। नेवर डू थिंग्स मतलब उन चीज़ों को कभी मत करो, विच यू डोंट नो, जिन्हें आप नहीं जानते हो। चलिए, तो दोस्तों जैसा ये कहानी थी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही मनोरंजन से भरपूर कहानी थी, और साथ में इसका जो मॉरल है, कहानी का संदेश है, वो भी बहुत प्यारा है। जैसा हमने देखा कि ये जो छोटा बंदर था बहुत ही शरारती था, और शरारत में उसे ये बात भी नहीं पता थी कि वो कितना बड़ा अपने लिए जोखिम पैदा कर रहा है, क्योंकि जब वो उस लकड़ी को उस लकड़ी के खूंटे को निकाल रहा था उस मोटी लकड़ी में से, तो उस प्रोसेस में, उस प्रयास में उसकी पूँछ फंस गई, और बाद में जब बाकी बंदरों ने कोशिश की उसको वहाँ से निकालने की तो उसकी पूँछ ही कट गई। तो ये इस कहानी का जो मॉरल है बिल्कुल ही उचित है, बिल्कुल ही ठीक है कि जिन चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता है वो चीज़ें हमें कभी नहीं करनी चाहिए, और उन चीज़ों से हमें छेड़छाड़ भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैंने पूरी कोशिश की है आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की, साथ में ट्रांसलेशन के प्रोसेस को भी समझाने की। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको स्टोरी आज की कैसी लगी, और यदि आपने आज की कहानी में कोई नया वर्ड सीखा हो तो वो भी ज़रूर बताएं। और दोस्तों उसके अलावा मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि
जब आप इस तरह की कहानी सुनते हैं तो कोशिश किया करें कि जब आप सुने तो अपने साथ एक नोटबुक भी रखें, ताकि आप जो कोई नया वर्ड या फिर कोई भी नया स्ट्रक्चर आपको मिले तो आप उसे नोट कर सकें. So guys, it is my humble request again that you should make a note of all this vocabulary and try to remember them, because when you start learning or when you start speaking in English, these vocabulary are going to help you a lot, because it is I mean, you are very well aware, whenever you want to speak in English or whenever you want to translate any sentence, then you need to have a lot of vocabulary knowledge. And suppose you want to make a sentence and you know the grammar rule, but you do not have the the word, or maybe you do not have the good vocabulary, so it becomes little hard to make the sentence and speak in English fluently. So if you really want to speak in English fluently, and apart from this, if you want to be a good speaker, so these are the things and which you can easily do. And these things are very easy, as I tell you always that when you are reading or whenever you are watching my videos, you must keep a notebook with you so that you can make notes of all the vocabulary. And guys, apart from vocabulary, that I always narrate you the different rules of grammar of the structure, so you should also make a note, you should listen them carefully, because that when you do this activity, by doing this, by listening this or by practicing this, you can improve your grammar. And when you have good command over grammar, then you can easily translate any sentence. And when you can translate, then it is going to be very helpful and in English speaking, and it will definitely improve your speaking skills. And apart from this, when you have good sound knowledge of grammar and you have good vocabularies, then what you can do, you can easily read English books, newspaper, you can translate them. And if you are a student, or maybe if you are preparing or for any type of competitive exams, then also it is going to be very helpful for you, because whenever you read any passage, whether it is your English book or whether you are trying to attempt any type of competitive exams, then this grammar or this if you maybe speaking skills will definitely help you, so that then you can get good marks also. So guys, so far this is from me, and I hope you enjoyed this video. And whatever you have to say, please just share your feedback in comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.